नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन प्रेप में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य की श्रृंखला में रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने भक्तिकालीन प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को पढ़ा है। यदि आप लोग उस क्लास को नहीं देखे हों, नहीं पढ़े हों, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर उस क्लास को जरूर पढ़ लें। ठीक है, तो चलिए इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। रीतिकाल की समय सीमा के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। ठीक है, रीतिकाल की जो समय सीमा मानी जाती है वह 1643 ईस्वी से, आप ध्यान देंगे, ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। ठीक है, संवत में कहेंगे तो विक्रम संवत में यदि कहेंगे तो 1700 से लेकर 1900 तक विक्रम संवत में रीतिकाल का समय सीमा मानी जाती है। पिछली क्लास में जब हमने आदिकाल और भक्तिकाल को पढ़ा था तो उनका जो सन है, समयकाल है, हमने संवत में पढ़ा है। तो आप लोग उसे ईस्वी में भी ध्यान रख लेंगे। संवत जो होता है वह ईस्वी प्लस 57 वर्ष को जुड़कर संवत बनता है। तो आप लोग संवत में से 57 वर्ष माइनस कर लेंगे तो आपका ईस्वी निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए रीतिकाल के नामकरण के बारे में जान लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण होते हैं, जब आपके एग्जाम में पूछा जाता है रीतिकाल के अन्य किस नाम से किस कवि या विद्वान के द्वारा माना गया है, वो पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कलाकाल। कलाकाल डॉक्टर शंकर शुक्ल रसाल जी ने कहते हैं, इनके ये प्रस्तोता है, इन्होंने रीतिकाल का नामकरण कलाकाल दिया है। ठीक है, रीतिकाल को रीतिकाल किसने नामकरण किया, ये काफी महत्वपूर्ण है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसे याद भी रखेंगे, नोट भी कर लेंगे। रीतिकाल को रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। ठीक, या नामकरण किया था। यहाँ देख लेते हैं अलंकृत काल। अलंकृत काल को मिश्र बंधु ने कहा है। ठीक है, रीतिकाल को नामकरण जो अलंकृत काल दिया है वह मिश्र बंधु ने दिया है। रीतिकाल को श्रृंगार काल किस विद्वान ने या किस प्रस्तोता ने दिया है, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि यहाँ पर आप देख लेंगे रीतिकाल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? रीतिबद्ध, दूसरा है रीति सिद्ध, तीसरा है रीति मुक्त। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। आइए हम जो है कि रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध कवियों के बारे में जान लेते हैं, उनके प्रमुख रचनाएं के बारे में जान लेते हैं। जानकारी के लिए जान लेते हैं कि रीतिबद्ध कवि कौन से होते हैं, रीतिबद्ध की रचनाएं कैसे लिखी गई थी। रीतिबद्ध कवि वे होते हैं, उन्होंने इस प्रकार से अपनी रचनाएं की जो लक्षण ग्रंथ, आप ध्यान देंगे, लक्षण ग्रंथ और उदाहरण से बद्ध होकर जिन्होंने अपनी रचनाएं की, वे सभी कवि रीतिबद्ध के अंतर्गत आते हैं। रीति सिद्ध के अंतर्गत वे कवि आते हैं जिन्होंने उदाहरण, लक्षण ग्रंथ नहीं, सिर्फ उदाहरण के तौर पे उन्होंने अपनी रचनाएं की, वह रीति सिद्ध कवि आते हैं। रीति मुक्त कवि वे आते हैं जो लक्षण ग्रंथ और उदाहरण से मुक्त होकर अपनी रचनाएं की, वो रीति मुक्त कवि कहलाते हैं। आइए हम प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं, जैसा कि आप देख लेंगे यहाँ पर केशव, चिंतामणि, मतीराम, भूषण। ठीक है, सेनापति, आपके यहाँ तक आप ध्यान देंगे, भूषण, भूषण जो है आप ध्यान देंगे, भूषण तक जो है आपके रीतिबद्ध कवि हैं। आप ध्यान देंगे कि केशव दास की जो प्रमुख रचनाएं हैं, विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, कवि वचन प्रिया, रामचंद्रिका, ये काफी महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, जैसे रामचंद्रिका पूछा गया है, विज्ञान गीता पूछा गया है कि निम्न में से किस कवि की रचनाएं हैं, तो केशव दास की रचना है। ठीक है, किसकी है, तो केशव दास की रचना है। ठीक, हम आपको काल वाइज इसलिए बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको पता रहे कि कौन से कवि पद्य साहित्य के किस काल से आते हैं। ठीक है, इन चीजों के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। चिंतामणि की जो प्रमुख रचना है कवि कुल कल्पतरु और श्रृंगार मंजरी। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। आप लोग जब कोई एग्जाम दिए हैं और किसी जॉब का जिसमें हिंदी से क्वेश्चन आते हैं, उसमें आप देखेंगे तो जरूर 2 प्रश्न, एक प्रश्न आपके जो है कि कवि रचनाओं, लेखक रचनाओं से पूछे जाते हैं। तो उन्हीं को मद्देनजर देखते हुए हमने जो है प्रमुख कवि और रचनाओं के बारे में आज की क्लास लेकर आए हैं।
ठीक। मतीराम के बारे में देख लेते हैं। मतीराम की जो प्रमुख रचना है रसराज है। वैसे तो मतीराम की और रचनाएं है, लेकिन प्रमुख रचनाएं जिनको एग्जाम में आपकी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है उन्हीं को हमें पढ़ना है। ठीक है, ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। भूषण की जो प्रमुख रचना मानी जाती है वह शिवराज भूषण है। वैसे तो शिवराज भूषण की शिवा बावनी भी है, तो हम शिवराज भूषण को पढ़ेंगे जो काफी महत्वपूर्ण, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है। सेनापति, सेनापति जो है वह रीति सिद्ध कवि कहे जाते हैं और बिहारी भी रीति सिद्ध कवि कहे जाते हैं। तो आप ध्यान देंगे सेनापति की जो प्रमुख रचना है वो है काव्य कल्पद्रुम। ठीक है, यह सेनापति की प्रमुख रचना है। और कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि रीति सिद्ध के प्रमुख कवि कौन है, तो बिहारी को माना जाता है। किसको? बिहारी को माना जाता है। बिहारी काफी महत्वपूर्ण है रीति सिद्ध कवियों में। ठीक है, बिहारी की जो प्रमुख रचना है वो सतसई है। बिहारी ने अपनी एक ही रचना की थी, वो भी बिहारी सतसई, जिसमें आप ध्यान देंगे 713 दोहों का संग्रह माना जाता है। किसका? 713 दोहों का संग्रह जो है बिहारी के सतसई में माना जाता है। तो ये पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो चित्र दिया हुआ है, आप लोग यदि बिहारी को जानते होंगे, देखे होंगे, तो उसे आप बता दिए होंगे। ये जो चित्र है ये बिहारी, कविवर बिहारी की है, जो रीति सिद्ध के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। अगला जो है घनानंद। घनानंद भी काफी महत्वपूर्ण है। घनानंद ने अपनी जो प्रमुख रचना है घनानंद की वह इश्कलता। कौन सी है? इश्कलता। ये भी काफी महत्वपूर्ण जो है कि कवि के रूप में माने जाते हैं। घनानंद और ठाकुर आपके जो है वह रीति मुक्त कवियों में माने जाते हैं। घनानंद ने अपनी जितनी भी रचनाएं की है वह लक्षण ग्रंथ उदाहरण से मुक्त होकर उन्होंने अपनी रचनाएं की है। घनानंद को प्रेम का पीर के कवि भी कहा जाता है। प्रेम के पीर का कवि किसे का माना जाता है या किसे कहा जाता है? आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो यह घनानंद को कहा जाता है। इसे आप नोट कर लेंगे या याद भी रखेंगे। ठीक है, घनानंद जो है कि वह श्रृंगारिक कवि है। इन्होंने जितनी भी अपनी रचना की है श्रृंगार के रूप में किए हैं। घनानंद के जो है कि राजा के बारे में पूछा जाता है कि किस राजा के दरबारी कवि थे, तो घनानंद जो है मोहम्मद शाह रंगीला। आप ध्यान देंगे, ये भी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबारी कवि के रूप में घनानंद जो है उनके दरबार में थे। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं ठाकुर, जो रीति मुक्त कवि हैं। उन्होंने ठाकुर ठसक की रचना की है। उन्हीं के नाम से, अपने नाम से, ठाकुर ठसक के नाम से रचनाएं की, जो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज के क्लास के लिए इतना ही। आप लोग ध्यान देंगे, आप लोगों को यदि जो काल है या प्रमुख कवि है इससे संबंधित आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट करेंगे। यदि और किसी टॉपिक पे जो प्रमुख चीजें हैं उस पर भी आपको क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग उस चीजों को पढ़ लिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगली जो टॉपिक है उसको लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।